फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों प्री बोर्ड परीक्षा यहाँ पे चल रही है, जहाँ पे 9वीं और 11वीं की जो एनुअल एग्जाम है उनको निरस्त करके बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दिया है, लेकिन आपको 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा तो घर से देनी ही होगी। दोस्तों मैं लेके आया हूँ उसमें कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र जो है यहाँ पे पूरा का पूरा सोल्यूशन, एक से लेके लास्ट तक सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जो जिस स्टूडेंट्स ने हमारा फर्स्ट पार्ट देखा होगा उसमें कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे नहीं कराए थे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ में और वीडियो को लास्ट तक देखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों पहला है दोस्तों क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता चयन की। अगला क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग की जाता है कहलाती है स्थानापन्न वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो दोस्तों ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। पांचवा है दोस्तों, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। अगला है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 2, तो आप चाहो तो फटाफट यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक नंबर 6, क्योंकि दोस्तों जो बचे हुए क्वेश्चन थे तीसरा चौथा पांचवा जो भी थे वो मैच द फॉलोइंग वाले हमने आपको पहले पार्ट में करा दिए थे। तो अब यहाँ पे हम फोकस करेंगे, मेन फोकस हमारा रहेगा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं उनके बारे में जो दोस्तों अगर आप भी हो 6 to 12 के स्टूडेंट, अगर आपको कहीं भी कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे लेना है तो फिलहाल यहाँ पे अनअकैडमी पे बम्पर ऑफर चल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 12 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो आपको डायरेक्टली 2 मंथ का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर आप 18 महीने का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 महीने का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर दोस्तों आप 24 महीने का लोगे तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी डाउट आता है, जी हाँ दोस्तों, अपने सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट आता है तो इसके अंदर एक ऑप्शन दिया है टॉक टू एन एक्सपर्ट। वहां आपके सारे के सारे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत ही लिमिटेड ऑफर है। जस्ट जो बिल्कुल स्टार्टिंग के यहाँ पे 1000 लर्नर है उन्हीं के लिए बेहतरीन ऑफर दोस्तों है। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी एप्लीकेशन डालना है, एक एप्लीकेशन यहाँ पे अनअकैडमी का डाउनलोड करना है, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरा कोड ये study21 मेरा डालना है, मेरा ऑफिशियल कोड है, वहां से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। हरी अप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो इट इज क्लोजिंग सून, हरी अप दोस्तों, डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है छठा वाला, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है? तो वस्तुओं की मांग उपभोक्ता के द्वारा की जाती है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि करने के लिए वस्तुओं की मांग करते हैं। वस्तुओं की मांग संस्था, व्यक्ति या परिवारों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संतुलित कीमत क्या है? तो संतुलन कीमत वह मूल्य है जो दीर्घकाल में मांग और पूर्ति को संतुलित करता है। दीर्घकाल का समय की अवधि में वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है, इसे संतुलन कीमत कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय उस आय को कहा जाता है जब किसी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद को जब उस देश की उस वर्ष की मध्यावधि स्थिति की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। अगला दोस्तों है, संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो संतुलित बजट वह बजट है जिसमें कुल आय तथा कुल व्यय बराबर होते हैं, वह संतुलित बजट कहलाता है। अगला है दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 11, पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए।
समझाइए। तो पूरक वस्तुएं वे होती है जिनका प्रयोग किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ साथ किया जाता है। इनमें से एक वस्तु की मांग तथा दूसरी वस्तु की कीमत पे ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरे वस्तु की मांग कम हो जाती है। अतः विपरीतता उदाहरण के लिए चाय और चीनी, जूते से जुराबे, पेन और स्याही। सो दोस्तों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि आने तो यहाँ पे दोस्तों उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके और अपना प्री बोर्ड का पेपर आसानी से कर सके। अगला है दोस्तों यहाँ पे मांग का नियम चित्र की सहायता से समझाइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मांग का नियम हमने आपको समझाया है। मार्शल ने कहा है यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु के मूल्य कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और मूल्य अधिक होने पर उसकी मांग कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। गुणात्मक कथन है, केवल परिवर्तन दिशा बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका चित्र मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्थिर लागत क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, स्थिर लागत क्या है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ ये आपके वार्षिक परीक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक नंबर 13, स्थिर लागत किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो प्रत्येक उत्पादक को कुछ लागत स्थिर साधनों के प्रयोग करने के लिए लगानी होती है। इस प्रकार की लागत को स्थिर लागत कहते हैं। स्थिर साधन वे साधन होते हैं जिनकी मात्रा में शीघ्रता से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जैसे मशीनें, औजार, भूमि, बिल्डिंग का किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, बीमे की किस्तें आदि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 14, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है। यह मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य द्वारा मुद्रा ने वस्तु विनिमय के दोहरे संयोग के भाव की कठिनाइयों को दूर किया है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 15, सकारात्मक तथा अर्धशात्मक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो दोस्तों किस किस आधार पर अंतर मैंने स्पष्ट किए हैं और वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या क्या अंतर है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 16, उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइए। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे इसका उत्तर है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। 1 2 3 4 5 टाइम अप। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ अभी, आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पे भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आराम से स्क्रीनशॉट ले सको आप। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक नंबर 16। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 17, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन कौन सी 4 सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों कौन कौन सी है, तस्करी की आयकर, चोरी से प्राप्त आय व अवैध आय को नहीं जोड़ते, इसमें व्यक्तिगत पूर्ति की सेवा व उत्पाद का मूल्य जोड़ते हैं। और उसमें क्या लिख सकते हैं, आय विधि से गणना करते समय केवल वस्तुएं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जोड़े। ठीक है, तो यह है प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 17 आपके लिए दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, मुद्रा का महत्व क्या है। तो मुद्रा का क्या है, मुद्रा क्या है, पैसे है, उसका महत्व क्या है। आपको पता है कि दिनों दिन जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए, तो इसमें बहुत सारे उदाहरण आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 18। आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। आगे दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 19, सरकारी बजट के किन्हीं 4 उद्देश्यों को समझाइए। तो सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करती है। अगला है दोस्तों, पहला है संसाधनों का पुनः आवंटन, दूसरा है आय व संपत्ति का पुनः वितरण, तीसरा है आर्थिक स्थिरता, चौथा है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। तो दोस्तों ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक नंबर 19। मैं आपको यहाँ पे 5 से 10 सेकंड दूंगा जिससे कि आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकें। थोड़ा छोटा कर देता हूँ दोस्तों ताकि क्वेश्चन भी आपके साथ में इसमें आ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लीजिए,
प्रश्न क्रमांक नंबर 19, सरकारी बजट के किन्हीं 4 उद्देश्यों को बताइए, समझाइए। तो ये हो गया आपके 4 उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 20 में। बहुत ही सुंदर सा उत्तर हमने लिखा है आपके लिए। भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 4 पॉइंट दिए हैं, पूरे में से पूरे मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आपने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया। 5 से 10 सेकंड आपको देता हूँ दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके अपना पेपर कर सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 21। ये लीजिए, स्थिर विनिमय दर के पक्ष में कई 4 तर्क दीजिए। तो ये हो गया दोस्तों आपका स्थिर विनिमय दर के पक्ष में कोई 4 तर्क दीजिए। जितना तर्क पूछे उतना ही दे, फालतू देने में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। जितना आप कर सके उतना अच्छे से कीजिएगा दोस्तों। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक नंबर 21 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक नंबर 21 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 22। ये क्वेश्चन है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 तत्वों का वर्णन कीजिए। तो ये क्या है दोस्तों क्वेश्चन, मांग की लोच, ठीक है, उसको प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 तत्वों का वर्णन कीजिए। तो इसमें हमने आपको 5 पॉइंट दे दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले ही लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 24 की ओर। बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने आपको यहाँ पे 6 अंतर दिए हैं, जितने मार्क्स उतने ही अंतर स्पष्ट कर दो। अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसमें 5 कर दो, 4 का है तो 4, 3 का है तो 3, 2 का है तो 2, 1 का है तो फिर एक लाइन सेंटेंस में ख़त्म कर दीजिएगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 25 की ओर। एक द्विश्रेणीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव को समझाइए। तो भैया ये लो इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा और काम ख़त्म कीजिएगा। और दोस्तों ये है आपका यहाँ पे डायग्राम आपको बनाना है। आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 26 की ओर। केंद्रीय बैंक के 5 प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका केंद्रीय जो बैंक होते हैं उनके जो प्रमुख कार्य होते हैं उनका वर्णन कुछ इस प्रकार है। मुद्रा का निर्गमन, केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य मुद्रा का निर्गमन करना। यह देश की मौद्रिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नोट निर्गमन का कार्य करता है। इस कार्य पर इसका एक अधिकार होता है। तो दोस्तों ये कुल मिला के प्रश्न क्रमांक नंबर 26 तक हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगले पार्ट में मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस स्टडी का आपके लिए पेपर लेके आ जाऊँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि बिजनेस स्टडी का पेपर आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन सही चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।